नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन का पार्ट 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन बी ठीक है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये सभी गैसें जो वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। इसका डिस्क्रिप्शन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। इसका ऑप्शन सी ठीक है, जोसेफ फोरियर ने 1824 में ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गैसों की संकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। इसका ऑप्शन बी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में अवस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। इसका ऑप्शन डी ठीक है। विभिन्न गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति आपेक्षिक योगदान निम्नवत है। जलवाष्प लगभग 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 1.5%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य लगभग 0.1 से 0.4%। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा। यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2, फिर CH4, फिर N2O, फिर CFCS। अगला है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, मीथेन और ओजोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका ऑप्शन सी ठीक है, आर्गन। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैसें इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिसे वैश्विक ऊष्मन, भूमंडलीय तापन, इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा यह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित गृह प्रभाव क्या है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, वैश्विक ताप में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते हैं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जो सार्वत्रिक तापन या वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, यह मीथेन गैस होती है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। SO2 प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? यह है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसका ऑप्शन सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन ये तीनों उत्तरदायी हैं। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। इसका ऑप्शन ए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसको हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक है, प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? यह हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका भी ऑप्शन है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी ठीक है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की वाह परत की मुख्य संघटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, ऑक्सीजन। इसको देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? इसका ऑप्शन ई ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये सभी हरित गृह गैस नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख हरित गैसों में CH4, CFC तथा N2O शामिल हैं, जबकि सल्फर
डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई को सत्य माना है, जबकि पूर्व के उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सत्य माना था। संभवतः ऐसा उसने ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों के आधार पर किया है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें निम्न हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि, CFC, SF, SF6, NF3 आदि। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें निम्न हैं: नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन, वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका भी आंसर क्लियर नहीं किया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी के वातावरण से विद्यमान हरित गृह गैसें एक ऐसे आवरण की तरह व्यवहार करती हैं जिसमें से सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो प्रभावित हो सकती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंग विकिरण इसे पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः विकल्प ए गलत है। जलवाष्प एक प्रमुख हरित गृह गैस है और इसका हरित गृह प्रभाव में सार्थक योगदान है, परंतु यह हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। हरित गृह प्रभाव को वातावरण को गर्म करता है से बाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, जो वायु में आर्द्रता की मात्रा को बढ़ा देती है, अतः विकल्प बी सही है। हरित गृह प्रभाव को वातावरण में ऊष्मा एवं आर्द्रता में वृद्धि करता है से जीवधारियों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऊष्मा एवं नमी प्रजननता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह कथन सही है, परंतु यह उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। हरित गृह प्रभाव से तापमान एवं दाब पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से दाब कम होता है और वायु की गतिशीलता भी बढ़ जाती है, अतः प्रश्न के संदर्भ में यह भी सही उत्तर होगा। इस तरह विकल्प बी और डी दोनों सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। इसका ऑप्शन डी ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती हैं, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती हैं, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। इसका पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। यह उपरोक्त सभी हैं: ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित की वजह से है। ये ऑप्शन डी ठीक है, प्रदूषण, ओजोन परत का अवक्षय, ग्रीन हाउस गैस। डिस्क्रिप्शन, मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण को जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक होने दोनों है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक तथा लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषित प्रक्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह वायुमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि व विकास संभव होता है। अतः विकल्प ए वायुमंडलीय में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्य कारक हैं? इसका ऑप्शन बी ठीक है, 1, 2 और 4। पहला है हमारा जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। दूसरा है हमारा तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। और चौथा है हमारा अत्यधिक वनोन्मूलन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन और धधक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ये सभी वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ये सभी निर्मुक्त होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन डी ठीक है। ये देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन इसका। फसल जैव मात्रा के अवशेषों जैसे धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ब्लैक कार्बन VC, ऑर्गेनिक कार्बन OC, मीथेन CH4 एवं अन्य हाइड्रोकार्बन NMHC, अस्थिर कार्बन यौगिक VOC, ओजोन O3, निलंबित कण PM, एरोसोल्स आदि निर्मुक्त होते हैं, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन सी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपयुक्त विकल्पों में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ दशकों से वातावरण में CO2 की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण हैं? इसका ऑप्शन बी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm
के आसपास थी, वहीं अब यह मात्रा 415 ppm को पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 ppm हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त सांद्रता मानी जाती है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, 0.03%। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2 सांद्रता लगभग 415 ppm से अधिक हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीय तापन का कारण है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, उपरोक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? ये सभी मीथेन के स्रोत हैं। इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, 1, 2, 3, 4। धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, मीथेन। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है वह मीथेन है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? यह केवल धान के खेत से, केवल दीमक की बांबी से, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से किसी से नहीं। यह ए और बी दोनों से निकलती है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, मीथेन। मीथेन CH4 गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य समतापमंडल में पलायन कर जाती हैं। समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। इसका ऑप्शन बी ठीक है, केवल 2 सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका ऑप्शन डी ठीक है। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। देख लेते हैं क्या है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा है हमारा, मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। इसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभावों में और तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। इस तरह प्रश्न में दिए तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसका ऑप्शन सी ठीक है। 1 और 2 दोनों। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये दोनों सही हैं। डिस्क्रिप्शन है इसका। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही हैं। अगला टॉपिक हमारा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। इसका पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर को प्रभाव पड़ा। इनमें से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। 2, 3 और 4। ये हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। भूमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। स्कैंडिनेविया के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गंवा चुके हैं। समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन के स्वास्थ्य भी को प्रभावित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव है? इसका ऑप्शन डी ठीक है। 1, 2, 3, 4 चारों कथन हमारे सही हैं। समुद्र जल तल का बढ़ना, हिमनदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये चारों कथन सत्य हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जमीन के समक्ष गंभीर चुनौती है। इसके कारण ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा तथा चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़ आदि बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन
द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? इसका ऑप्शन ए ठीक है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। दिए गए विकल्पों में आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वस्तुतः इस क्षेत्र में वैश्विक तापन के कारण बर्फ का पिघलना शेष पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। इसके कथन 1 और 2 सही हैं। स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित असेंसिंग की वुल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो विश्व भर में प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, उपरोक्त सभी की, केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। वैश्विक ऊष्मन पृथ्वी पर जीवन के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती है। आईपीसीसी के अनुसार वैश्विक ऊष्मन से ग्लेशियर के पिघलने की दर बढ़ेगी। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। सूखा और बाढ़ की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। चक्रवात, तूफान, बवंडर आदि की बारंबारता एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? यह 0.8 डिग्री सेल्सियस। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इसका औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? पहला है, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और 3 है, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। इसका ऑप्शन ए ठीक है, 1 और 2 कथन सही हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पादप प्लवक का सागर में वही महत्व है जो स्थल पर घासों का होता है, अतः इससे महासागर की खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबीय ताप वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं? पहला कथन है, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। यदि
ग्लोबीय तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बस 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है। तीसरा है हमारा विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। और चौथा है हमारा यह संभावना है कि बस 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष एक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। इसका ऑप्शन सी ठीक है। 1, 3 और 4 कथन सत्य हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार वर्ष 1990 और 2100 के मध्य तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस वैश्विक ताप वृद्धि के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों सहित विश्व के 144 में से 142 पर्वतीय हिमटोपियों के पिघलने की आशंका है, जिससे समुद्र सतह में वृद्धि अवश्यंभावी है। IPCC के अनुसार वर्ष 1990 से 2100 के बीच समुद्र सतह में 0.33 से 0.45 मीटर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, न कि 1 मीटर का। फिजी में समुद्र तल में वृद्धि दर 0.15 मीटर प्रति वर्ष है। इससे फिजी के डूबने का संकट आसन्न है। अगला टॉपिक हमारा जलवायु परिवर्तन। इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा पेरिस में। इसका ऑप्शन ए ठीक है। वर्ष 2015 में 21वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ था। वर्ष 2018 में 24वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था, जबकि वर्ष 2019 में 25वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ। 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा। पूर्व में यह सम्मेलन नवंबर 2020 में होना प्रस्तावित था, जिससे कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? यह हुआ हमारा 21वां। ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, O2। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय आवृत्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें से प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, चीन। वर्तमान में 2020 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। विश्व के कुल CO2 उत्सर्जन का लगभग 28%, संयुक्त राज्य अमेरिका 15% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर तथा रूस 5% के साथ चौथे व जापान 3% के साथ पांचवें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? यह हमारा चीन है। चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? यह है ऑप्शन सी ठीक है, भूटान। भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश माना जाता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? यह कृषि। ऑप्शन डी ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता प्रभावित होगी। मिट्टी में लवणता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन से फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन आर,
मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन ए ठीक है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदीय जल, भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव तथा आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो जलवायु परिवर्तन को सामाजिक तनाव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख कारक सिद्ध करते हैं। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि एवं वानिकी के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों पर गंभीर दुष्परिणाम की पुष्टि करते हैं। भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होता है। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में अनावश्यक खाद्य संग्रहण तथा खाद्यान्न संसाधनों पर बलपूर्वक नियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो अंततः सामाजिक तनाव को जन्म देता है। अतः खाद्य सुरक्षा भी सामाजिक तनाव का एक प्रमुख कारक है। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? यह हमारा डी ऑप्शन सही है, सौर किरणित ऊर्जा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए, जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की त्रियकता, विश्व अयन इस सिद्धांत के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? इसका ऑप्शन बी ठीक है, मिलुटिन मिलानकोविच। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, आइस कोर। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद, सस्यन, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? इसका ऑप्शन सी ठीक है, 1, 2, 3 तीनों ही हमारे कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त सभी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से संभावित स्थान हो सकते हैं? पहला है हमारा परितत्यक एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर। दूसरा है निशेष तेल एवं गैस भंडार, भूमिगत गंभीर लवणीय सेल समूह। इसका ऑप्शन डी ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। कार्बन प्रच्छादन का तात्पर्य कार्बन का पौधों, भूगर्भित संरचनाओं एवं समुद्र में दीर्घकालीन संग्रहण से होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु परिव्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संस्तर निशेष तेल एवं गैस भंडार आदि तथा भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह संभावित स्थान हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, पोर्टलैंड सीमेंट। इनमें से 1, 2 और 3 को प्राथमिकता दी जाती है। 1, 2 और 3 ये देख लेते हैं। ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को हटाने के लिए ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल्स के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी में कई गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि पोर्टलैंड सीमेंट एक प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एशिया पैसिफिक संघ के सदस्यों के संबंध में सही है? इसका ऑप्शन सी ठीक है, केवल 2, 3 और 4। दूसरा है हमारा, वे विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तीसरा है, वे विश्व के 48 हरित गृह गैसों के निस्सारण के लिए उत्तरदायी हैं। और चौथा है, वे क्योटो प्रोटोकॉल को समर्थन देना चाहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक संघ की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 41% है। देश विश्व के कुल ऊर्जा उपयोग के 48% का उपयोग करते हैं। एपेक देशों का विश्व की कुल हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 48% से अधिक का योगदान है। एपेक देश क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, परंतु इसके कुछ देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। अगला टॉपिक है हमारा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? यह हुआ था हमारा 21 मार्च 1994 को। इसका ऑप्शन ए ठीक है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह हमारा केवल 2 कथन सही है। देख लेते हैं कौन सा है। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ना होने पाए। वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है। इसका लक्ष्य है कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि औद्योगिक पूर्व स्तर 2 डिग्री सेंटीग्रेड या यदि संभव हो सके कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना होने पाए। अतः कथन 2 सही है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की तथा साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा
करने की प्रतिबद्धता जताई। अतः कथन 3 गलत है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया है, अतः कथन 1 भी गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप 21 आयोजित हुआ था। यह आयोजित हुआ था पेरिस में। ऑप्शन बी ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कॉप 21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1922 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। इसका ऑप्शन बी ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? इसका ऑप्शन सी ठीक है, UNFCCC सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन डी ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसका ऑप्शन ए ठीक है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कानकुन मैक्सिको में 19 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य आहूत किया गया। कानकुन सम्मेलन में एक हरित जलवायु कोष GCF का प्रावधान किया गया जिसके तहत विकसित राष्ट्र वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष $100 मिलियन मुहैया कराएंगे ताकि विकासशील राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल एक कथन सही है। यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। हरित जलवायु निधि UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है तथा इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कोष GCF बोर्ड द्वारा प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन 2 और 3 सही है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रति वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। पृथ्वी काल अर्थ आवर जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने हेतु वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक विश्वव्यापी आंदोलन है। विश्व भर में प्रतिभागी प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को इस कार्यक्रम के दौरान 8:30 PM से 9:30 PM तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ध्यातव्य है कि वर्ष 2021 में पृथ्वी काल
27 मार्च को मनाया गया, जबकि वर्ष 2020 में पृथ्वी काल 28 मार्च को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? यह हमारा डी ऑप्शन सही है इसका, न्यूयॉर्क में। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन यूएन क्लाइमेट एक्सचेंज समिट 2019 का आयोजन न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? इसका ऑप्शन सी ठीक है, समुद्री जल। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव कर चमकीले बादल उत्पन्न किए, जिससे कि सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक परावर्तन कर वैश्विक तापन पर नियंत्रण किया जा सके। अगला टॉपिक है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियां। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसी से संबद्ध है। यह ग्रीन हाउस गैसों की निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ये भी हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा है, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। तीसरा है हमारा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। इसमें हमारा पहला कथन और तीसरा कथन सही है। इसका ऑप्शन बी ठीक है। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो उपसंधि वैश्विक तापन से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति मीथेन गैस से अधिक है। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव एक पाया गया है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी एवं हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन डी ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से अंतर्बंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह हमारा क्योटो में। इसका ऑप्शन सी ठीक है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित कथनों में से कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन डी ठीक है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है।
डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है। यह हमारा यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंध हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। इसमें हमारा पहला और दूसरा कथन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुए UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौते के तहत लाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, CO2 उत्सर्जन एवं वायुमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। इसका ऑप्शन सी ठीक है हमारा, स्वच्छ विकास युक्ति। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कार्बन जमाव के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न एक देशों से संबंधित हैं। इसका कथन केवल एक सही है। स्वच्छ विकास युक्ति UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत Annex 1 के विकसित देश गैर Annex 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं Annex 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर Annex 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह हमारा Annex 1 देश कार्टाजेना प्रोटोकॉल, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, नागोया प्रोटोकॉल,
स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें हमारे उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें हमारा केवल 3 सही है। ऑप्शन सी सही है इसका। स्वच्छ विकास युक्त के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स फर्स्ट के विकसित देश गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिशमन का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों के समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। यह है हमारा जैव सुरक्षा समझौते से। इसका ऑप्शन ए ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 फरवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। यह हमारा कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ऑप्शन बी ठीक है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें भी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह हमारा डी कथन सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। डिस्क्रिप्शन इसका क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? यह हमारा क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? यह हमारा विश्व बैंक करता है। ऑप्शन डी सही है। बायो कार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंध विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग $120 मिलियन तथा अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह कोष स्थलीय क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी करने को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा है वह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। तीसरा है यह देशों
कि उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने तथा प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने कर मदद करती हैं। इसमें हमारा पहला और तीसरा कथन सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। कथन 2 असत्य है क्योंकि यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों एवं संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह यूरोपीय संघ की पहल है। दूसरा है, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तीसरा है, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WCSD द्वारा किया जाता है। इसका हमारा 1 और 2 कथन सही है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि GCCA यूरोपीय संघ EU द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ यह संधि 38 देशों 8 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। इनमें लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। GCCA का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? यह हमारा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ठीक है। कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह प्रदूषण कर का एक उदाहरण है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? यह सिंगापुर ने की, ऑप्शन सी सही है। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। प्रतिवर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? इसमें हमारा पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। डिस्क्रिप्शन है इसका, गहरी कार्बन वेधशाला DCO 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप
एवं उद्गम को समझने की दशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। यह 2008 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए सही है। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना को जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है? यह है आणविक ऊर्जा। ऑप्शन बी सही है। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। आणविक ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? यह 2008 में लोकार्पित की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई। इस कार्य योजना को जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को कम करना है। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का बढ़ता स्तर, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका ऑप्शन ए ठीक है, झारखंड। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के तहत रेखांकित 8 मिशन में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन GIM वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन समन वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर पड़ता है। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजनाओं को मंजूरी दी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? यह हमारा नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही है। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। सौर शक्ति वनीकरण तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, क्रमशः राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल हैं, जबकि नाभिकीय शक्ति उपयुक्त 8 मिशनों में से किसी में भी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है। इसके मुख्य कार्य हैं, पहला है विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण, जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना, जन जागरूकता बढ़ाने हेतु सरकारी
अधिकारियों के क्षमता विकास में सहयोग। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसको देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड परियोजना 2013 एवं 2014 में प्रकाशित हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण धारणीयता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करना था। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत यूएनडीपी की सहायता से मई 2011 में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? यह है हमारा सरायकेला खारसंवा। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसंवा जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है, जो इसकी सुभेद्यता को दर्शाता है। मापन -1 से +1 के पैमाने पर किया जाता है, जो क्रमशः कम से अधिक सुभेद्यता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन डी ठीक है हमारा, भारत में। वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन की संख्या 32 है। अल्जीरिया, ब्राजील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित हैं, जबकि भारत में अभी तक स्थापित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते के बारे में सही नहीं है? यह हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। समझौते पर हस्ताक्षरित विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया था। यह हमारा सही नहीं है। मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए अन्य तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? यह हमारा हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। ये हमारे चारों कारण हैं जिनकी वजह से वैश्विक ताप के असर को इंगित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी ठीक है, सभी चारों। उपयुक्त चारों वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करते हैं। वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें जलवाष्प, CO2, CFC एवं CH4 आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह हमारा कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। कार्बन व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, न कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा
द्वारा सफ़र का उद्घाटन किया गया? यह हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही है। 21 जुलाई 2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में एक आधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफ़र का अनावरण किया। सफ़र का पूर्ण रूप है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।